हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम मॉलिक्यूलर मास या अणु द्रव्यमान क्या होते हैं और इनकी गणना कैसे करते हैं। किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के कुल द्रव्यमान को अणु द्रव्यमान कहते हैं। इसकी गणना हम परमाणु द्रव्यमान की सहायता से करते हैं, जैसे N2 नाइट्रोजन गैस का अणु है और इसका अणु द्रव्यमान 28 होता है। क्या होता है? 28। एक नाइट्रोजन एटम का कितना होगा? 14, तो 2 का 28। अब इस 28 को हम AMU में लिखते हैं और ग्राम में भी लिखते हैं। दोनों के मान जो है, नंबर जो है वो समान है पर इकाई अलग अलग है। यहाँ 28 AMU का मतलब है एक नाइट्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, जबकि 28 ग्राम, जब हम इसे ग्राम में लिखते हैं तो ये एक मोल का द्रव्यमान होता है। एक मोल का द्रव्यमान मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 अणु का द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान की तरह ही अणु द्रव्यमान की इकाई AMU होती है और जब हम एक मोल के द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं तो ग्राम में लिखते हैं। ग्राम पर मोल भी लिखा जाता है। मैं यहाँ पर कुछ अणुओं के अणु द्रव्यमान की गणना करना बताऊंगी जो आपको रोज काम में आने वाले हैं। H2O का अणु द्रव्यमान H, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम है 2, और ऑक्सीजन का 16, तो ये आ जाएगा 18 या 18। CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, ये आएगा 44। NH3 नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 3, 17। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 64 आ जाएगा। 1 का कितना होता है? 16 इंटू 4, तो ये आएगा 64 और इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 98। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ये आएगा 36.5। HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 48 और ये आएगा 63। इसी तरह से एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका कार्बन 2 एटम है कार्बन के 24, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 एटम है 4, और ऑक्सीजन 2 एटम्स है तो 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 60 आएगा। इसी तरह से ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन का एक एटम का 12 होता है तो ये आएगा 72, प्लस हाइड्रोजन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 96,
इन सबको आप जोड़ते हैं तो ये आएगा 180। ग्लूकोज के बाद यूरिया NH2 CO NH2। नाइट्रोजन के 2 एटम्स 28, हाइड्रोजन 4, कार्बन का 1 एटम 12, ऑक्सीजन 16, तो ये आ जाएगा 60। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH का सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 40, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम 40, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 48, तो ये आएगा 100। तो इस तरह से आपको एटॉमिक मास याद है, परमाणु द्रव्यमान याद है, तो उनकी सहायता से आप अणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। 1 मोल के द्रव्यमान को हम मोलर मास आणविक द्रव्यमान कहते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना। मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना। मोल क्या है? तो यदि आप एक सेंटेंस में इसका आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे कि मोल पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की एक इकाई है। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की इकाई। मोल को हम किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पर हम कुछ यूनिट पहले देखेंगे। जैसे हमने लिखा 1 डजन, 1 दर्जन या 1 डजन। तो 1 दर्जन में कितने नंबर होते हैं? 12। कितने? 12। यदि आप किसी दुकानदार से कहते हैं कि 1 दर्जन केले दे दो, तो वो आपको 12 केले देगा। इसी तरह से एक स्कोर होता है 20। 1 सेंट, सैकड़ा जिसको कहते हैं 100। परसेंट, जब हम परसेंट बोलते हैं वो ये 1 सेंट होता है और किसके बराबर होता है? 100 के बराबर होता है। तो यहाँ पर डजन, दर्जन, स्कोर, सेंट, ये सब क्या है? इकाई है जिसमें अलग अलग संख्याएं हैं। 1 दर्जन में 12 है, 1 स्कोर में 20 है, 1 सेंट में 100 है। अब 1 मोल कितने के बराबर होगा? तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं। कितनी संख्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत लार्ज नंबर है। यहाँ आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि कितनी 23 जीरो, एक के आगे कितनी जीरो है? 23 जीरो। और यदि आप इतने पार्टिकल्स या इतनी वस्तुएं किसी से गिनने के लिए कहेंगे तो कई वर्षों लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये केमिस्ट्री में परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इनकी गणना करने के लिए उपयोग की जाती है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में आया कि मोल जो है एक संख्या है और इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या को कैपिटल N A से हम डिनोट करते हैं। तो 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 एक संख्या है और इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, जिसे Na से व्यक्त करते हैं। किसी भी पदार्थ के एक मोल में इतने पार्टिकल्स या इतने संख्या होती है। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि एक मोल बुक्स, तो एक मोल बुक्स मतलब 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 बुक्स। एक मोल पेन, तो एक मोल पेन मतलब कितनी संख्या? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मोल क्या है। मोल एक इकाई है जिसमें 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स या कण होते हैं और इसे हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। मोल को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं या 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले नंबर, क्वांटिटी या संख्या के रूप में। तो सबसे पहले हम लेते हैं संख्या के रूप में। संख्या या क्वांटिटी, नंबर या क्वांटिटी। संख्या के रूप में जब हम मोल को व्यक्त करेंगे तो एक मोल किसके बराबर होगा? 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इसके बराबर होता है एक मोल। अब यदि आपको कोई नंबर दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि उसमें मोल ज्ञात कीजिए, जैसे यदि आपको कोई नंबर दे दिया और उसमें आपको मोल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? जो नंबर हमें दिया है उसे हम इस रेफरेंस से, इस संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा मोल बराबर कणों की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या लिखते हैं जो निश्चित है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिखते हैं। n मोल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। n बराबर कणों की संख्या, कोई भी नंबर, अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर। अब हमको यदि नंबर कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला इस तरह से हो जाएगा। n इक्वल नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो संख्या के रूप में हम मोल को n इक्वल कोई भी नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और यदि हमें नंबर कैलकुलेट करना है तो n बराबर मोल n इंटू n। दूसरी तरह से हम मोल को द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान या मास। जब हम द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक मोल पदार्थ कितने ग्राम के बराबर है। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान कितना है? तो एक मोल पदार्थ मोलर द्रव्यमान या मोलर मास किसके बराबर होता है? परमाणु के लिए एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान,
परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान किसके बराबर है? 1 मोल परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान के बराबर है। हमें द्रव्यमान के रूप में मोल निकालना है तो मोल बराबर होगा किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में आएगा परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। तो इस तरह से हम द्रव्यमान के रूप में मोल को व्यक्त करते हैं और इसे हम संकेत के रूप में N इक्वल W अपॉन एटॉमिक मास और मोलर मास, द्रव्यमान बटे में अपॉन में क्या आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान। हमें किसी का यदि द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान बराबर, इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिखते हैं, N इक्वल W अपॉन M। N नंबर ऑफ मोल इक्वल मास अपॉन मोलर मास। और हमें अगर द्रव्यमान निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास या एटॉमिक मास। तो इस तरह से हम द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरी तरह से हम इसे व्यक्त करते हैं आयतन के रूप में। किस रूप में? आयतन। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ लिमिटेशन देखना है, कुछ सीमाएं हैं। जब हम मोल को आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये केवल गैसों पर अप्लाई होता है। किसके लिए है? गैसों के लिए। और गैसों के लिए भी किन परिस्थितियों में? STP या NTP। STP या NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो STP और NTP में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जबकि इनको एक ही माना गया है। STP और NTP में कोई अंतर नहीं है। यहाँ जो टेम्परेचर है वो हम 273 केल्विन और प्रेशर हम लेते हैं 180 m एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर आयतन के लिए जब हम आयतन के रूप में मोल को व्यक्त करेंगे तो केवल गैसों के लिए अप्लाई होगा और दूसरा STP या NTP पर ही इसका उपयोग किया जाता है। NTP या STP पर एक मोल बराबर या एक मोल गैस का आयतन, एक मोल गैस का आयतन ये किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर। आगे यूनिट लिखी हुई है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। कितना? एक मोल गैस का आयतन। और इसका जो फॉर्मूला आएगा, मोल बराबर STP पर गैस का आयतन अपॉन 22.4 लीटर। तो इस तरह से N बराबर V अपॉन 22.4। और यदि हमें आयतन निकालना है तो N इंटू 22.4। तो इस तरह से हम मोल को कितनी तरह से? 3 तरह से पढ़ते हैं, संख्या के रूप में, द्रव्यमान के रूप में और आयतन के रूप में। इन तीनों के फॉर्मूले को यदि हम एक साथ लिखें तो यहाँ पर जब हम संख्या के रूप में लिखते हैं
तो n बराबर क्या आ रहा है, n अपॉन Na। जब हमने द्रव्यमान के रूप में लिखा तो n बराबर W अपॉन m, और जब हमने आयतन के रूप में लिखा तो n बराबर V अपॉन 22.4। यहाँ n अपॉन Na n के बराबर है और W अपॉन m ये भी n के बराबर है और V अपॉन 22.4 ये भी n के बराबर है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, n इक्वल n अपॉन Na बराबर W अपॉन m बराबर V अपॉन 22.4। ये जो तीनों फार्मूला है ये किस पर, गैसों पर भी उपयोग किए जा सकते हैं, जबकि n बाय Na और W बाय m ये केवल हम सॉलिड और लिक्विड पर उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये मोल कंप्लीट हुआ। अब मोल से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ें और ये जो फॉर्मूला है उन्हें याद रखें, ये इनसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।